Assalamu alaikum students. I am Afshan Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to discuss our lecture number 9 and the topic of discussion is vapor pressure, which is the typical property of liquid state of matter. And from page number 85 of your chemistry book. So students, first of all we will discuss the definition of vapor pressure. As the name it indicates, it is the pressure which is exerted by the vapors of a liquid. जब हम पानी को या किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं. तो वो वेपर्स क्या होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. वो प्रेशर जो लिक्विड के वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. Before discussing the next explanation of the vapor pressure, I will tell you the difference between open system and a closed system. ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम. अगर हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट नहीं होता. अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा. ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे कोई कंटेनर हम ले रहे हैं, उसको हमने कवर नहीं किया हुआ, उसको हमने कोई ढक्कन या कोई लिड वगैरह से कवर नहीं किया हुआ. तो उसमें जब हम लिक्विड को टेम्परेचर देंगे तो उसके वेपर्स बनेंगे. वो वेपर्स क्या करेंगे, फ़ौरन से एवेपोरेट कर देंगे और एयर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर वेपर प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं करेगा. लेकिन अगर हम कोई क्लोज सिस्टम लेंगे, क्लोज सिस्टम का मतलब है हम कोई कंटेनर ले रहे, उसको हमने किसी लिड या किसी ढक्कन के साथ क्लोज कर दिया. तो जब लिक्विड को हम टेम्परेचर देंगे तो वो वेपर्स बनाएगा. तो वही वेपर्स क्या करेंगे, वॉल्स के साथ कंडेंस टकराएंगे. टकराने के बाद फ़ौरन से नीचे आएंगे और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ से वेपर प्रेशर एग्जर्ट हुआ और हमने देखा कि जब वेपर्स दोबारा से वापस आएंगे तो वो क्या बना देंगे, लिक्विड बना देंगे. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया. इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है कि जब जितने मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस आ जाए. तो इस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया. तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसके साथ कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. अब एवेपोरेशन में लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, वही वेपर्स क्या होते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं. तो यहाँ से हमने डेफिनेशन देखी, the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो सकती है कि वो प्रेशर जो वेपर्स एग्जर्ट करेंगे, कौन से वेपर एग्जर्ट करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम में लिक्विड के साथ. पहले लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम क्या ले रहे हैं, एक क्लोज्ड सिस्टम ले रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है. तो वहाँ से फिर हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर लेते हैं. तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है जब आप लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं. ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे होते हैं. तो रिवर्स रिएक्शन क्या होता है कि जब वही वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन and the rate of condensation are equal to each other. When the rate of vaporization become equal to the rate of condensation but in opposite direction. मतलब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया. वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए, वो क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन हुआ, ऑपोजिट हो गए. तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो गया, ऑपोजिट टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. यहाँ पे आपको एक इक्वेशन के साथ शो किया गया है
कि लिक्विड पहले वेपराइज करेंगे, वो किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। वही वेपर्स दोबारा से कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे और वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। नीचे वाला जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, वो आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो ओपन सिस्टम होता है लिक्विड्स का, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट कर जाते हैं। आपने लिक्विड्स को एवेपोरेट किया, वो फ़ौरन से स्केप आउट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे बाहर की तरफ, एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो उसके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होता, सिंपल एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप उसी कंटेनर को, उसी सिस्टम को आप क्या करो, क्लोज कर दो, तो जो एवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल होंगे वो एक जगह पे इकट्ठे होना शुरू कर देंगे और क्या कर देंगे, दोबारा से एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इधर जो होता है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। इनिशियली जब आप लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है कि वेपर जो हो दोबारा लिक्विड में चेंज हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रेट ऑफ वेपराइजेशन कम हो जाता है, क्योंकि सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही वेपर्स जो आपने कलेक्ट किए हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक स्टेज आती है जिसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। वो कैसे हो जाता है, वो ऐसे होता है कि जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था वही वेपर्स क्या करते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेपर्स लिक्विड्स में, लिक्विड वेपर्स में। तो इस तरह से रेट ऑफ एवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। तो ऐसी स्टेज जिसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने एवेपोरेट हो रहे होते हैं वो उसके इक्वल हो रहे होते हैं जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम बैक, जितने वापस आ रहे हैं और लिक्विड्स बना रहे हैं। तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है दो स्टेट्स, लिक्विड का वेपर्स में और वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये जो आपकी डायग्राम है ये इसी चीज़ को शो कर रही है कि फर्स्टली कंटेनर में क्या होता है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन स्टार्ट हो रहा है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोज सिस्टम है। अब देखिए उन्होंने कंटेनर को उल्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से सिस्टम क्या हो गया, क्लोज क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप आउट नहीं हो सकते। तो स्टार्ट में क्या हो रहा है, रेट ऑफ एवेपोरेशन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड में अगर आप देखें तो रेट ऑफ एवेपोरेशन से वेपर्स बन रहे हैं। तो कुछ एरोज जो हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखें तो सिर्फ दो एरोज हैं जो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो दो एरोज जो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, वेपर्स का दोबारा से लिक्विड में चेंज होना, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। जो आपकी थर्ड डायग्राम है उसमें आपको दिखाया गया है कि सारे के सारे जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया। तो अब आप देखें कि जितने ऊपर की तरफ जाने वाले एरोज हैं उतने ही नीचे की तरफ आने वाले एरोज हैं। वो ये शो करवा रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स बना रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, दोबारा से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो इस डायग्राम से हमने क्लियर किया कि फर्स्टली रेट ऑफ एवेपोरेशन स्टार्ट होता है, वेपराइजेशन स्टार्ट होता है, वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं। फिर वेपराइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर लिक्विड्स वेपर्स में और वेपर्स जो होते हैं लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं और उनका रेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्टेट को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेटिंग बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक टू फॉर्म लिक्विड इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को क्लियर किया। वेपर जिस तरह से एवेपोरेशन को हमने स्टडी किया था कि जो आपका एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसी तरह वेपर प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium at a specific temperature is called as vapor pressure।
तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। जिस तरह का लिक्विड होगा उसी तरह का वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। अगर पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर लिक्विड्स। जो नॉन पोलर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, क्योंकि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जबकि जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फ़ौरन से वेपराइज हो जाते हैं, फ़ौरन से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जो नेचर होती है लिक्विड्स की वो पोलैरिटी पे, पोलर कंपाउंड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्चुअली उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, उनके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इनके दरमियान में एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ईजीली एवेपोरेट नहीं कर सकेंगे, वेपर नहीं बना सकेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम इन्वॉल्व होने की वजह से उनके दरमियान में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ़ौरन से वेपराइज कर जाते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे उतनी उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और वो एवेपोरेशन या वेपराइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ़ौरन से वेपराइज कर सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी अल्कोहल। यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि वाटर जो होता है वो एक पोलर कंपाउंड होता है, इसीलिए वाटर के पोलैरिटी ज़्यादा होती है। पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल जो होंगे वो लार्ज साइज़ होंगे, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वेपर बनाने के लिए, तो वो एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या करेंगे, मोर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप हेक्सेन ले लें, C6H14 हेक्सेन, जिसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द डिकेन जिसके अंदर 10 कार्बन होते हैं। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डुकेन। हेप्टेन, हेक्सेन सबसे पहले 6 कार्बन, फिर हेप्टेन 7 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन, नोनेन 9 कार्बन और डिकेन 10 कार्बन। तो जो 6 कार्बन कंपाउंड है उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द 10 कार्बन कंपाउंड। तो जो 6 कार्बन कंपाउंड होगा वो स्मॉल साइज़ होने की वजह से क्या करेगा, फ़ौरन से एवेपोरेट कर जाएगा। लेकिन जो 10 कार्बन कंपाउंड होगा वो एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट नहीं होगा। एक्सर्ट होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम एक्सर्ट होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो लो साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर प्रेशर को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा वेपर प्रेशर को एक्सर्ट नहीं करते। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर। सेम द वे एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एट लोअर टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, मॉलिक्यूल्स इजीली इनेबल कर जाएंगे कि वो वेपराइज करें और प्रेशर को एक्सर्ट करें। अगर हाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर लो होगा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विड जो होंगे वो स्पीडली वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वही वेपर्स फिर से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर ही लो होगा तो वहाँ पे वेपर्स ही नहीं क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हम लो से हाई टेम्परेचर कर दें तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, एकदम से हाई होना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर वाटर को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उनका वेपर प्रेशर शो किया हुआ है। अगर टेम्परेचर क्या है 0 तो वेपर प्रेशर क्या होगा 4। टेम्परेचर डबल कर दो 20 कर दो, वेपर प्रेशर 17। टेम्परेचर 40, वेपर प्रेशर 55। टेम्परेचर 60, वेपर प्रेशर 149। टेम्परेचर 80, वेपर प्रेशर 355। टेम्परेचर 100 कर दें, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा 760। तो यहाँ से इस टेबल ने ये इंडिकेट किया है, एक रिलेशनशिप शो किया हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हो तो वेपर प्रेशर क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दो, 100 से हम चले जाएं 60 पे, पहले 100 पे वेपर प्रेशर 760, 60 पे गए तो 149। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर आप वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हमने जो अपना सेकंड लेक्चर था वो कवर किए वेपर प्रेशर के टॉपिक पे। और स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 to 9 है वो इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो आपने इसी टॉपिक के साथ सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू।